मेरी इस कहानी का शीर्षक है अंतहीन विषाद। आइए अब आपको कहानी सुनाता हूँ। कमरे में लेटी वह सोच रही थी कि चिरकाल की शांति मिल गई है उसे। गेट खुलने की आवाज से उधर ही मुड़कर देखी तो उसकी माँ थी। उसकी माँ ने कहा, यह मैं क्या सुन रही हूँ? क्या यह सच है? हाँ माँ। पर यह ऐसा तुमने क्यों किया? क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, उसने इत्मीनान से उत्तर दिया। तुम चाहती क्या हो? माँ ने झल्ला कर पूछा। यही कि जिंदगी भर उस महामानव की पूजा करूं और अनाथ बच्चों को उन जैसा बना सकूं। तो यह क्या नन बनकर ही संभव था? हाँ माँ, नहीं तो आप लोग मेरी शादी करा देती। क्या मिला उससे जो यह पागलपन का काम की हो? कामता ने तकिए के नीचे से डायरी निकाला और उसे माँ की ओर बढ़ा दिया। माँ ने डायरी पलटी, उसमें कविताएं लिखी हुई थी। एक कविता को पलटकर माँ पढ़ने लगी, जो यूं था। चंचल चित्त अदम्य कांचुरी, चिबुक चौरिया आम, ओठ गुलाबी रंग सिनुरिया, नयन आम के फांक, दांत मंजरित बाल पल्लवित, कनक छुरी सी नाक, मिला जुला रस खट्टी मीठी, तरनी अम्र समान। माँ डायरी मेज पर रख दी और भारी मन से बाहर निकल गई। अब चलिए उस महामानव जिसका नाम अज्ञेय था के साथ क्या हुआ आपको बताता हूँ। अज्ञेय आज 7 दिन के बाद कामता के घर जा रहा था कि रास्ते में खड़ा 3-4 युवकों ने उस पर छींटाकशी की। एक ने कहा, कवि तो हवा में डोलता है भाई। हाँ, लेकिन हाथ लंबा मारा है, दूसरे ने जवाब दिया। तीसरा बोला, जानते हो कवि की मासुका की शादी मेरे ही गांव के एक लड़के से लग रही है। मैंने सोचा है होने वाले दूल्हे को बता दूं कि लड़की कविता कुछ ज्यादा ही पसंद करती है। अज्ञेय उन लोगों की ओर देखा तो सबने एक साथ ठहाका लगा दिया। कामता के घर की ओर उसके बढ़ते कदम रुक गए। वह लौटा, घर आया, धाम से बिछावन पर गिर गया। रेडियो ऑन की पर उसे चैन कहा। पत्रिका उठाई पर उसे पढ़ न सका। नींद की गोली खाई और सोने का प्रयत्न किया, किंतु बेवलता और भी बढ़ गई। वह उठा और बाहर निकल गया। कहाँ जाए, एकांत तो उसे काटने दौड़ता है। वह बाजार की ओर बढ़ गया। पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रखी तो वह चौंक उठा। पलटकर देखा तो विनोद था। बिल्कुल नवेली दुल्हन की तरह धरती देखकर चलते हो यार, विनोद ने टोका। शेखर बोला, हम दोनों कब से तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं और तुम्हें पता ही नहीं चला। कहाँ खोए रहते हो? नहीं नहीं, मेरी तबीयत कुछ खराब है इसलिए। अरे यार, तबीयत 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 का तुमको मानिया हो गया है। चलो आज तुम्हें ऐसी दवा देता हूँ कि तबीयत हरी हो जाएगी। उन्होंने उसे एक खास दुकान पर ले गया, भंग ली और उसे खाने को कहा। नहीं, मैं नशा नहीं करता हूँ। तो हम कौन से नशेड़ी हैं भाई? हम लोग तो बाबा का प्रसाद पा लेते हैं। एक बार खाकर देखो, फिर डॉक्टर का चक्कर भूल जाओगे। वह भी तो मानसिक तनाव से मुक्ति चाहता था। उसने भंग खा ली और उन लोगों के साथ हो लिया। जब नशा बेकाबू होने लगा तो वह विदा लेकर घर चला आया। माँ ने खाने को पूछा तो उसे मना कर दिया। क्या आज खाली पेट ही नींद की दवाई खाओगे क्या? माँ ने पूछा। उसने कहा, शेखर और विनोद ने लिट्टी खिला दिया है। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? क्यों लड़खड़ा रही है? कुछ नहीं, ऐसे ही कमरे में घुसा और बिछावन को टटोलते हुए उस पर लेट गया कि दीवार घड़ी टन 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 कर समय की सूचना दी। उसने सोचा, दवाई खा लूं फिर सो जाऊंगा। वैसा ही किया। आंखें मूंद ली तो तब की बात याद आई जब वह पहली बार कामता के यहाँ गया था। कामता ही ग्रिल खोली थी।
मुस्कुराते हुए कहा था, आइए, आज कैसे रास्ता भूल गए? नहीं, माँ ने कुछ संदेश दिया है, सो लेकर आना पड़ा। अरे पढ़ा ही होगा, नहीं तो आप कहाँ किसी के यहाँ जाने वाले हैं? बस कॉपी कलम और कविता। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है? अज्ञे सिर्फ मुस्कुरा दिया। बातचीत करते दोनों अंदर पहुंचे तो कामता की माँ का नजर जब अज्ञे पर पड़ा तो बोला, आओ आओ, आज किधर सूरज उगा है जो रास्ता भटक गए? नहीं, दीदी ससुराल से वापस आई है ना, इसलिए संदेश देने को कहा है माँ ने। हाँ, मेरी ननद तो मौके पर ही मुझे याद करती है, नहीं तो बड़ों की बड़ी बात। अज्ञे की माँ के साथ उन्होंने सामाजिक ननद भाभी का रिश्ता जोड़ रखा था। कामता, चाय बनाओ। नहीं, रहने दीजिए, मैं चाय नहीं पीता। तो कुछ खाओ ही। नहीं, अभी तुरंत नाश्ता करके चला हूँ। कामता की माँ ने कहा, अज्ञे, मैं तुमसे एक बात कहने वाली थी, जरा कामता को हिंदी पढ़ा दिया करो ना, हिंदी में ही ऑनर्स रख ली है। ठीक है, क्या क्या सब किताबें हैं कामता, दिखाओ तो। टन 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 दीवार की घड़ी से आवाज आई। अरे नींद की दवाई तो खाई ही नहीं, कैसे होगी नींद, कैसे होगी? उसने डिबिया से टिकिया निकाली और खा ली। आंखें बंद की तो उसे तब की बात याद आई जब वह कामता के यहाँ पढ़ा रहा था। पता नहीं कब से कामता उसकी ओर टकटकी लगाए देख रही थी। जब दोनों की नजरें मिली तो अज्ञे सक पकाते हुए पूछा, क्या देख रही हो? यही कि आप पढ़ाते हुए कितना तल्लीन हो जाते हैं। पढ़ने और पढ़ाने में उस गहराई तक पहुंचना चाहिए जहां तक डूब कर लिखने वाला लिखता है, तभी तो गागर में सागर मिलेगा। सो तो आप ही जाने। अरे देखो, मैं पढ़ने के लिए अक्सर जिला पुस्तकालय जाया करता हूँ, आज भी अभी जा रहा हूँ, क्या मैं भी चल सकती हूँ? क्यों नहीं? हिचकिचाते हुए अज्ञे बोला, जरा मम्मी से पूछ लो। फिर दोनों पुस्तकालय चले गए। अगले दिन जब अज्ञे कामता के यहाँ गया तो कामता ने पहले उसकी रुमाल दी। ओ, यह यहीं छूट गया था? अज्ञे ने पूछा। उसने देखा रुमाल साफ कर आयरन किया हुआ था। तुमने साफ की है? अज्ञे ने पूछा। तो और कौन करेगा, रुमाल को डेली साफ करना चाहिए, चुलबुले अंदाज में कामता ने कहा कि टन 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 कर घड़ी ने सिलसिला को तोड़ा। ओह, 10 बज गए, दवाई तो खाई ही नहीं। उसने डिबिया से टिकिया निकाली और गट कर गया। आंखें मूंद ली तो उसकी सोच फिर कामता के यहाँ पहुंच गई। उस दिन जब वह गया था तो लगा था कि कामता उसका ही इंतजार कर रही है। ग्रिल खोलते हुए नाटकीय अंदाज में कहा था, आइए कवि जी महाराज, स्वागत है श्रीमान का। है लड़की, प्यार से अज्ञे ने डांटते हुए कहा था। हाँ बोलिए, क्या खिदमत करूं? तुम कुछ ज्यादा ही बहस गई हो। तो आप ठीक कर दीजिए ना, टीचर जो ठहरे। सचमुच लगा दूंगा 2 चपट। एक नहीं, दोनों गाल हाजिर है। कौन है कामता? अंदर से आवाज आई। और कौन होंगे? वही कवि जी महाराज। ओ, अज्ञे है? माँ ने पूछा। हाँ। इधर बुलाओ तो पूछूं क्यों नहीं आ रहा था। वो मैं इधर से कुछ ज्यादा ही व्यस्त था मामी। ऐसी क्या व्यस्तता की झलक भी गायब? कामता ने कुर्सी बढ़ाते हुए पूछा। हाँ थी ना, तुम नहीं समझोगी। ऐसा क्या टीचर जो विद्यार्थी को समझा न सके, तोते की तरह रटा दे? देखो, मैं तुम्हें कभी रटने को नहीं कहता, सदा समझाकर पढ़ाता हूँ। हाँ, वो तो कहानी पढ़ाते समय आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे खुद पर बीत रही हो। अरे, जब तक पाठ में डूबोगी नहीं तब तक ज्ञान कहाँ पाओगी? आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। आएगी भी कैसे? भैंस के भेजे में भूसा जो भरा है। देखती हूँ मम्मी। हाँ देखती हूँ तुम दोनों का झगड़ा। छोड़ो, जाओ हलवा बनाओ, थोड़ा अज्ञे भी खा लेगा। नहीं मामी,
मैं अभी नहीं। हाँ, आपका हाजमा जो खराब हो जाएगा। देखती हैं मामी? हाँ रे, सुन रही हूँ, तुम दोनों को अच्छी झड़प कर लेते हो। आपको अच्छा लगता है और यह बकबक किए जा रही है। कामता, जाओ हलवा बनाओ, प्यार से डांटते हुए मामी ने कहा था कि टन 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 टन। अरे दवाई तो खाई ही नहीं, इसलिए ना नींद नहीं आ रही है। उसने दवाई खा ली और आंखें मूंद ली। उसे उस दिन की बात याद आई जब वह कामता के यहाँ से लौट रहा था। विनोद ने आवाज देकर उसे रोका था। जब वह बिल्कुल करीब आ गया तो धीरे से बोला, एक बात बोलूं अज्ञे, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं रे, बोल तो सही। बोल इन दिनों तुम्हारा कामता का यहाँ जाना और उन्हें उसे लाइब्रेरी वगैरह ले जाने को लेकर समाज में बहुत चर्चाएं हो रही है। सुना तो यहाँ तक है कि ठाकुरबाड़ी में इसको लेकर पंचायत बैठने वाली है। अज्ञे अवाक रह गया। वह जबरन मुस्कुराने का प्रयत्न किया पर हो न सका। विदाई ले घर चला आया। वह सोचने लगा, वह मनोरोगी है ही, थोड़ा मन लग जाता है इसलिए न वहाँ जाया करता हूँ। लेकिन अब ऐसा नहीं करेगा। वह कामता को इस बदनामी से बचाएगा। अब वहाँ नहीं जाएगा। आज 7 दिन हो गए थे उसे वहाँ गए हुए। मामी दोपहर में आई थी उसे बुलाने। टन 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 टन। ओह, क्यों तंग करती हो? अभी दवाई खाता हूँ, फिर सो जाऊंगा। जरा चैन की बातें याद आ रही थी इसलिए न खाया था। लो, दवाई खाई और लेट गया तो तब की बात याद आई। जब वह गया था तो घर एकदम खाली खाली था, सिर्फ कामता ही थी। वह चुपचाप बैठ रहा था तो कामता ने टोका, क्या हुआ, आप इतने गुमसुम क्यों हैं? नहीं, कुछ नहीं, मामी को नहीं देख रहा हूँ, बाजार गई है, अभी आती हूँ। घर में और कोई नहीं है? क्यों, अकेले में आपको डर लगता है मैं खा जाऊंगी क्या? नहीं, समाज में इन दिनों मुझे और तुमको लेकर कुछ अच्छी बातें नहीं हो रही है। अरे हमें समाज से क्या लेना देना? नहीं रे, सबसे बड़ो समाज। मैं किसी की परवाह नहीं करती। इतने में मामी अंदर आ गई थी और कड़क कर कामता से पूछी, ये काम की? वो काम की, बर्तन क्यों यूं पड़ा हुआ है? कामता पर इस प्रकार बरस पड़ी कि अज्ञे को रहा न गया। वह धीरे से बोला, चलता हूँ मामी। ठीक है, जाओ। अज्ञे को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने माथे पर जोर दिया, फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लगता है शायद वे उन दोनों की बातें सुन गई हैं, पर इसमें कोई बुराई तो नहीं थी। वह चला आया, कुछ हारा हारा, कुछ खोया खोया सा। तब से आज 7वां दिन था। दोपहर में मामी आई थी, बोल रही थी, अज्ञे क्यों नहीं आते हो? तबीयत कुछ ज्यादा खराब है क्या? इतने दिनों में ही दुबले हो गए हो। दिन भर अपनी कोठरी में पड़ा रहता है, कहीं जाता आता भी नहीं है, बस किताबें कॉपी या चलते घूरते हुए पंखे को देखते रहता है। उसकी अज्ञे की माँ ने कहा, सो तो ठीक है, पर थोड़ा मन बहलाने के लिए इधर उधर जाना भी चाहिए। हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ। इधर तो डॉक्टर के यहाँ भी ले गई थी, डॉक्टर ने शादी करा देने की सलाह दी है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहिए तो मैं आपकी बिरादरी के दिनेश बाबू हैं, वो अपनी बेटी से शादी भी करना चाहते हैं, उससे बात करूं? पर यह शादी के लिए तैयार हो तब ना। अज्ञे को लगा कि उसका दिल बैठा जा रहा है कि टन 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 टन। लोरी दिल जली, दवाई खाता हूँ, फिर सोऊंगा। उसने बोझिल आंखों से दवाई के डिब्बे की ओर देखना चाहा, पर आंखें जवाब दे गई। शरीर को उठाना चाहा, वह भी साथ न दिया। उसके होठ बुदबुदाए। आज लगता है बिन खाए ही दवाई नींद आ जाएगी। तकिए तक अपने सिर को ले जाना चाहा, पर वह साथ न दिया। उसने झपे हुए आंखों को और जोर से बंद किया और ऐसे बंद किया कि फिर कभी नहीं खुली। उसे तो चिर निद्रा आ गई थी।
दूसरे दिन टीवी पर समाचार आया कि पूर्णिया के मधुबनी मोहल्ले के एक युवक ने नींद की अधिक गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली है। कारणों का पता नहीं चला है, पुलिस खोजबीन कर रही है। इति